हेलो। आज हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के टॉपिक प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एनालिसिस का पार्ट थर्ड। इसमें हम लोग जो भी अपने पिछले लेक्चर में कॉन्सेप्ट इसके लिए डेवलप किया था उन्हीं के बेसिस पे हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। और ये प्रॉब्लम जो है वो जितने भी हम लोग ने टाइप्स देखे थे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एनालिसिस में इतने टाइप्स के प्रॉब्लम्स आते हैं और उन टाइप्स के भी सब टाइप्स थे, उन्हीं सब टाइप्स से रिलेटेड टू प्रॉब्लम्स हम लोग पढ़ेंगे। तो जो हम लोग का पहला प्रॉब्लम है वो ये है कि द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू कंस्ट्रक्ट एन 8-lane सुपर हाईवे अक्रॉस द स्टेट टू फैसिलिटेट फास्ट मूवमेंट ऑफ व्हीकल्स। Which of the following can be an assumption which is implicit in the above statement? अब इस तरीके का अगर हम लोग ने कोई क्वेश्चन पढ़ा, इस तरीके का अगर क्वेश्चन पढ़ा तो इसका मतलब ये है कि ये क्वेश्चन होगा हम लोग का स्टेटमेंट एंड एजम्पशन वाला। अब एजम्पशन को हम लोग कंक्लूजन या फिर इन्फ्रेंस भी कह सकते हैं। तो थोड़ा सा इसको फिर से समझ लेते हैं है क्या। जैसे टाइप 1 हम लोग का लॉजिकल रीजनिंग का है, ये उसका ये पहला सब टाइप है स्टेटमेंट एंड एजम्पशन वाला। तो स्टेटमेंट एंड एजम्पशन का मतलब ये होता है जैसे कि मैंने कोई एक सेंटेंस बोला, मैंने ये कह दिया घर में जाके, लेट अस सपोज मैंने घर में जाके कह दिया कि आज मैं खाना नहीं खाऊंगा, आज मैं खाना नहीं खाऊंगा, आज रात का खाना मैं नहीं खाऊंगा। तो अब जो मम्मी है वो क्या सोचेंगी कि खाना क्यों नहीं खा रहा, पापा वो सुनेंगे तो क्या अपना एज्यूम करेंगे कि वो खाना क्यों नहीं खा रहा। हो सकता है एजम्पशन हो कि ये खाना आज रात में घर में इसलिए नहीं खाएगा क्योंकि ये बाहर से खा के आया है, या फिर ये हो सकता है कि वो बाहर खाने जाएगा, या फिर ये हो सकता है कि तबीयत सही ना हो। तो स्टेटमेंट एक था कि मैं आज रात को खाना नहीं खाऊंगा, बट उसके एजम्पशन बहुत ढेर सारे हो सकते हैं। तो लॉजिकल कौन सा है वो हम लोग को देखना होता है, और क्या वो सच में वो एजम्पशन उस स्टेटमेंट से रिलेटेड है या नहीं वो भी देखना होता है। ठीक है, अगर इसी में अगर ये जो मैंने स्टेटमेंट दिया था कि आज मैं रात में खाना नहीं खाऊंगा, तो इसी स्टेटमेंट का अगर कोई एजम्पशन ये निकाले कि कल सुबह भी नहीं खाएगा, ये कोई स्टेटमेंट उस जो हमने दिया था उसका कोई भी ये लॉजिकल एजम्पशन नहीं है। ठीक है, लॉजिकल एजम्पशन ये है कि हो सकता है इस वजह से नहीं खा रहा हो क्योंकि बाहर खा के आओ, या फिर बाहर खाने जाना हो, तबीयत खराब हो, या फिर उसी से कुछ इसी तरीके का रिलेटेड लॉजिकल हमारा एजम्पशन हो। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसको अब उसी नजरिए से हम लोग समझते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहां पे एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू कंस्ट्रक्ट एन 8-lane सुपर हाईवे अक्रॉस द स्टेट टू फैसिलिटेट फास्ट मूवमेंट ऑफ व्हीकल्स। ठीक है, गवर्नमेंट ने ये चीज किया। तो which of the following can be an assumption which is implicit in the above statement? मतलब इस स्टेटमेंट को पढ़ के कौन सा assumption हम लोग क्रिएट कर सकते हैं या क्या चीज एज्यूम कर सकते हैं। तो ऑप्शन है हम लोग के, द गवर्नमेंट हैज एडिक्वेट रिसोर्सेज टू कंस्ट्रक्ट द प्रपोज्ड सुपर हाईवे, ये बिल्कुल हो सकता है। द पीपल ऑफ द स्टेट में प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट्स डिसीजन, ये कोई हम लोग का उससे निकलने वाला एजम्पशन नहीं है कि गवर्नमेंट एक हाईवे बनाने वाला है तो इसका मतलब ये होगा कि जो पीपल हैं वो उस जगह के वो प्रोटेस्ट करने वाले हैं गवर्नमेंट के डिसीजन के खिलाफ। ऐसा नहीं है, उस पर ऐसा कुछ भी हम लोग का निकल के नहीं आ रहा, तो ये नहीं है पॉसिबिलिटी। उसके बाद द गवर्नमेंट में फाइंड इट डिफिकल्ट टू एनरोल अ सुटेबल कॉन्ट्रैक्टर फॉर कंस्ट्रक्टिंग द हाईवे। उस पर्टिकुलर सेंटेंस को पढ़ के ये कहीं से भी नहीं हमें समझ पे आ रहा कि गवर्नमेंट ये उससे इस स्टेटमेंट से ये कभी नहीं पता चल रहा कि गवर्नमेंट बताना चाह रही है, या उससे पता चल रही है हमें कि गवर्नमेंट को कॉन्ट्रैक्टर ढूंढने में कोई दिक्कत आ रही है या नहीं आ रही, ऐसा कुछ समझ पे नहीं आ रहा। बस उस पर ये लिखा हुआ कि जो गवर्नमेंट है वो एक हाईवे बना रहा है। ठीक है, तो ये भी नहीं है। चौथा, देयर इज नो अदर हाईवे विच कैन बी यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स अक्रॉस द स्टेट। उस पर्टिकुलर सेंटेंस को पढ़ के ये भी हमें नहीं समझ पे आ रहा कि ऐसा कोई दूसरा हाईवे होगा ही नहीं स्टेट में, इस वजह से हाईवे बनाया जा रहा है। उस स्टेटमेंट को पढ़ के ऐसा लग ही नहीं रहा है, तो ये एजम्पशन भी हम लोग का गलत है।
क्लियर? तो यही वाला हम लोग का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि गवर्नमेंट के पास एडुकेट रिसोर्सेज हैं, तो इस वजह से उसने उसको प्रपोज किया बनाने के लिए। क्लियर? फिर अब हम लोग का दूसरा क्वेश्चन है, इस पे भी वैसे ही हम लोग को एक स्टेटमेंट दिया होगा और उस स्टेटमेंट से हम लोग को जो एजम्पशन है वो देखने होंगे कौन सा सही है, लॉजिकल एजम्पशन कौन सा है या कौन सा लॉजिकल कंक्लूजन इन्फ्रेंस है उस सेंटेंस का। तो पेट्स आर नॉट अलाउड इन द पार्क प्रीमाइसेस, जो पेट्स हैं वो अलाउड नहीं है पार्क प्रीमाइसेस में, मतलब अगर कोई एक पार्क है तो वहां पे कुत्ते अलाउड नहीं है। ठीक है? अ नोटिस पुट अप एट द पार्क एंट्रेंस बाय द अथॉरिटी दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द पार्क, ये चीज वहां पर लिखी हुई है। जो भी उस पार्क को संभाल रहा है, जो भी अथॉरिटी उसका मेंटेनेंस कर रही है, उसने ऐसा चीज लिख रखा है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एन एजम्पशन अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन, इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जो भी हमें दिया है उसके अकॉर्डिंग क्या चीज हो सकता है एजम्पशन, हम लोग क्या क्या एज्यूम कर सकते हैं। जैसे देखते हैं ना, कोई नोटिस पढ़ा होगा तो दिमाग में आता है क्यों किया होगा, किसने किया होगा, किस वजह से किया होगा, तो वही एजम्पशन है हम लोग के। तो यहां पे जैसे एट लीस्ट सम पीपल हु विजिट द पार्क हैव पेट्स, हाँ ये चीज है कि वहां पे वो नोटिस इस वजह से लगाई होगी क्योंकि जो अथॉरिटी है, जो भी वहां काम करते हैं, उन्होंने जो भी मेंटेनेंस करते हैं, उन्होंने नोटिस किया होगा कि पार्क में जो लोग घूमने आते हैं वो कुछ लोगों के पास कुत्ते हैं, ठीक है, या पालतू जानवर हैं। एटलीस्ट सम पीपल हैव हु विजिट द पार्क हैव पेट्स, तो ये हो सकता है, इस वजह से वो नोटिस वहां लगाई होगी। दूसरा क्या है, दिस इज द ओनली पार्क विच डज नॉट अलाउ पेट्स, ऐसा उस सेंटेंस को पढ़ के कहीं से भी नहीं समझ पे आ रहा कि उस पार्क को जो है हम लोग का, कि उसके अलावा सारे पार्क जो है वो पेट्स को अलाउ करते हैं, सिर्फ वही पार्क है जो पेट को अलाउ नहीं करता। नहीं, इससे समझ में नहीं आ रहा। दूसरे पार्क भी हो सकते हैं जो सेम तरह के नोटिस लगा सकते हैं, तो ये भी नहीं है। फिर है पीपल हु इग्नोर्ड दिस नोटिस वर फाइंड, ऐसा भी नहीं लिखा उस पर। देयर आर मोर देन वन एंट्रेंस टू द पार्क, ऐसा भी नहीं लिखा उस पे। हो सकते हैं उस पार्क में कई एंट्रेंसेस हों, हो सकता है उस पार्क में कई एंट्रेंसेस हों, बट उस सेंटेंस को, उस पर्टिकुलर गिवन सेंटेंस को पढ़ के ये नहीं समझ पे आ रहा कि एक से ज्यादा एंट्रेंस पार्क में है या नहीं। ठीक है? पांचवा है मेनी पीपल हैव नाउ स्टॉप्ड विजिटिंग द पार्क, उस सेंटेंस को पढ़ के ऐसा भी नहीं समझ पे आ रहा। वहां पे तो बात ही नहीं हुई कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, सिर्फ ये है कि अगर आ रहा है कोई तो अपने पेट्स को मत लाए क्योंकि वो अलाउड नहीं है। सीधा सा है कि पेट्स अलाउड नहीं है, वहां पे कुत्ते वगैरह अलाउड नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। कौन सा सही होगा? यही वाला कि एटलीस्ट सम पीपल हु विजिट द पार्क हैव पेट्स। ठीक, अब हम लोग का जो टाइप 1 है लॉजिकल रीजनिंग, उसका जो सेकंड सब टाइप है सिलॉजिज्म, उसका क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं। इसमें देखो ये जो क्वेश्चन होते हैं इस पे कई पार्ट होते हैं हम लोग के, जैसे कि इस पे पहले देखें कि कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, इन सेंटेंस के अकॉर्डिंग, इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हम लोग को चीजें समझनी होती है। उसके बाद फिर यहाँ पर ये जैसे 4 सेंटेंस दिए हुए हैं, फिर उनमें बताना होता है कि कौन सा सेंटेंस इस बात को फॉलो कर रहा है। ठीक है? तो जैसे ये हो सकता है कि सिर्फ पहला फॉलो कर रहा हो या सिर्फ चौथा कर रहा हो, तीसरा कर रहा हो। पहला और तीसरा उन दोनों में से कोई एक फॉलो कर सकता है, तो ये हम लोग के ऑप्शन बनते हैं। ठीक है? और फिर उस पर हम लोग को बताना होता है कि क्या कैसा निकल के आएगा। तो अगर यहाँ पे हम लोग देखें कि दिया क्या हुआ है, उसके अकॉर्डिंग क्या इंफॉर्मेशन हम उसको कैसे लिख सकते हैं, तो ऑल कप्स आर बॉटल, अगर हम लोग यहाँ पे कप फॉर्म कर दें ऐसे, मतलब एक ये ग्रुप है कप का, तो ऑल कप्स आर बॉटल। ठीक है, ये बॉटल का हो गया। उसके बाद सम बॉटल्स आर जग, कुछ बॉटल जो है वो जग है। अब ये जो जग है वो 2 तरीके से हो सकता है, या तो जग ऐसे हो, क्योंकि जो ये कप है वो भी तो एक तरीके की बॉटल ही है, या फिर ये ऐसे हो सकता है। ठीक है, जग या तो ऐसे होगा या तो ऐसे होगा। उसके बाद हम लोग का जो आगे दिया हुआ है वो ये है, नो जग इज अ प्लेट, कोई भी जग प्लेट नहीं है, तो प्लेट अलग है। ठीक है, नो जग इज अ प्लेट, सम प्लेट्स आर टेबल, और कुछ जो प्लेट है वो टेबल है। ठीक है, ये चीज। उसके बाद फिर हम लोग को दिया हुआ है सम टेबल्स आर बॉटल्स,
सम टेबल्स आर बॉटल्स। इन सेंटेंस को हमें देखना है कि इस बात को ये फॉलो कर रहे हैं या नहीं। तो अगर जैसे लिख दिया सम टेबल्स और बॉटल्स, तो ये कुछ टेबल्स बॉटल है कि नहीं वो तब बात आएगी जब यहां पर इनमें कोई रिलेशन होगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा है कि सम प्लेट्स आर कप्स। सम प्लेट्स आर कप्स, कुछ प्लेट्स कप है, नहीं ये पॉसिबल ही नहीं है। दूसरा, फिर तीसरा है नो टेबल इज अ बॉटल। नो टेबल इज अ बॉटल, कोई भी टेबल बॉटल नहीं है। अब देखो यहां पे ये दो सेंटेंस आ गए, एक तो ये और ये एक दूसरे के अपोजिट चीजें हैं। सम टेबल्स और बॉटल, यहाँ पे ये कहना चाह रहा है सम कि कुछ टेबल्स बॉटल हैं, और ये दूसरा सेंटेंस है नो टेबल इज अ बॉटल, मतलब कि कोई टेबल बॉटल है ही नहीं, और यहाँ पे बोल रहा है सम टेबल्स आर बॉटल। तो ये दोनों सेंटेंस एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते, या तो ये होगा या तो ये होगा, ठीक है। या तो ये होगा या तो ये सही होगा, ये दोनों एक साथ सही नहीं हो सकते। अगर इस चीज को अगर हम यहाँ पे अटैच करते हैं तो या तो ये सही होगा या तो फिर ये सही होगा, मतलब कि इसका जो हम लोग का आंसर बनेगा वो बनेगा ये वाला, ओनली आइदर वन और थ्री फॉलोज। या तो पहला या तो तीसरा ही फॉलो हो सकता है, एक साथ दोनों फॉलो नहीं हो सकते। क्लियर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। सिलॉजिज्म का ही क्वेश्चन नंबर 2 है ये। तो इसमें दिया हुआ है जैसे सम चेयर्स आर हैंडल्स, कुछ चेयर हैंडल्स हैं। सम चेयर्स, अगर ये चेयर बने हुए हैं ये, तो सम चेयर्स आर हैंडल्स, ठीक है। ऑल हैंडल्स आर पॉट्स, और पूरे के पूरे जो हैंडल्स हैं वो क्या है, पॉट है। ऑल पॉट्स आर मैट्स, जितने भी पॉट हैं वो सबके सब क्या है, मैट है। सारे पॉट क्या है, मैट है। सारे पॉट हमने मैट बना दिए, पॉट है, ठीक है। और ये जो सबसे आखिरी में है वो क्या था, मैट। ये सारे के सारे पॉट्स जो हैं वो मैट्स हैं। और सम मैट्स आर बसेस, कुछ मैट्स। अब देखो यहाँ पे लग रहा होगा कितना अजीब लिखा हुआ, सम चेयर्स आर हैंडल, ऑल हैंडल्स आर पॉट्स, ऑल पॉट्स आर मैट। तो यहाँ पे हम किसी फिजिकल चीज को नहीं सोच रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड यहाँ पे देख रहे हैं कि चेयर है, कुछ ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। क्योंकि देखो चेयर और हैंडल्स एक जैसे नहीं हो सकते, तो सिर्फ चीजों को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, हाँ, उससे फिर हम लोग इसको बना रहे हैं। ये कुछ ऐसा बन रहा है। तो सम मैट्स आर बसेस। अब इस पे जो मैट्स हैं, कुछ मैट्स बसेस हैं। अब कुछ मैट्स ऐसी हो सकती हैं, मतलब ये जो बसेस हैं, ये बसेस मतलब कुछ मैट्स को ऐसे कवर कर सकती हैं, या तो ऐसे कवर कर सकती हैं, या तो ऐसे कवर कर सकती हैं कि तीनों मिला के हो जाए, ठीक है। या फिर ऐसे कवर कर सकती हैं, ठीक है, या तो ऐसे। तो 4 तरीके हैं कि सम मैट्स आर बसेस हो जाए। सब मैट्स आर बसेस 4 तरीकों से हो सकता है। पहला तरीका, दूसरा तरीका, तीसरा तरीका और ये चौथा तरीका। 4 तरीके हैं कि ये जो आखिरी वाली है हम लोग की लाइन वो फॉलो हो सकती है। उसके बाद यहाँ पे ये 4 सेंटेंस दिए, अब इनको हमें देखना है कि ये इनसे किससे मैच हो रहा है, हाँ। क्योंकि इस पे जो हम लोग के ऑप्शन दिए हुए हैं वो ऑप्शन ऐसे दिए हुए हैं, ये चीज ओनली 1, 2 and 3 follows, only 2, 3 and 4 follows, only either 1 or 3 and 2 follows, या फिर 1, 3 and 4 follows। तो इसमें जो हम लोग का निकल के आएगा वो इस जैसे कि हम लोग ने बना लिया था ऐसे ये चीज, तो बस इसी का यूज करके हम लोग चीजों को निकालेंगे। क्लियर। तो ये यहाँ पे हम लोग का ये हो गया सम बसेज आर हैंडल्स। सम बसेज आर हैंडल्स, कुछ बसेज जो है वो हैंडल है। ये यहां पे अगर हम लोग ये वाला लेते हैं तो ही हो सकता है, वरना नहीं हो पाएगा। इसको मतलब ले सकते हैं, इन दोनों में तो नहीं आ रहा अगर इनको बसेज मानते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। सम मैट्स आर चेयर्स, जो कुछ मैट्स हैं वो चेयर्स हैं। हाँ, ये चीज इस पे लिखी हुई है, ये ट्रू है, मतलब ये जो सेंटेंस है वो ट्रू है, सही है कि सम मैट्स आर चेयर्स, जो कुछ मैट्स हैं वो चेयर हैं। ये चीजों को चेयर का सेक्शन बना हुआ है ना, तो कुछ मैट्स ही तो है चेयर वाले सेक्शन के साथ मिली हुई। उसके बाद नो बस इज हैंडल्स, कोई भी बस हैंडल नहीं है।
अब यहां पे बस के लिए फिर वही चीज है, 4 ऑप्शन है हम लोग के पास, तो ये भी हम लोग का कैसा है, थोड़ा मैच नहीं कर रहा। उसके बाद ये है सम मैथ्स आर नॉट हैंडल्स, सम मैथ्स, कुछ मैथ्स हैंडल नहीं है बिल्कुल, ये जो इधर वाली बाकी मैथ्स हैं वो हैंडल नहीं है, तो ये भी हम लोग का क्या एकदम ट्रू सेंटेंस है जो इसको एग्जैक्टली फॉलो कर रहा है। अब बात आती है कि इस पे और इस पे, तो अगर सम बसेज आर हैंडल्स हैं, अगर सम बसेज आर हैंडल्स हैं तो ऐसा नहीं हो सकता कि नो बसेज इज हैंडल्स, ये दोनों एकदम अपोजिट है। फिर से ये दोनों अपोजिट हैं, सम बसेज आर हैंडल्स और नो बसेज इज हैंडल्स, ये एकदम अपोजिट है। तो इन दोनों में से कोई एक ही सही हो सकता है, भले ही हमें 4 कॉम्बिनेशन लेने हो, 4 में से कोई भी एक तरीके का हो सकता है, बट इन दोनों में से सिर्फ कोई एक ही सही हो सकता है, मतलब कि ओनली आइदर 1 और 3 एंड 2 फॉलोज। ठीक है, ये चीज जैसे सम मैथ्स आर चेयर भी दिया हुआ है ना कि ऐसा यहाँ पे जुड़ा हुआ ये चीज, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा ये थर्ड वाला, ओनली आइदर 1 और 3 एंड 2 फॉलोज, या तो ये या फिर ये होगा, और 2 तो फॉलो कर ही रहा है, ये यहाँ पे एंड लगा है, यहाँ पे और लगा हुआ है, तो या तो पहला और तीसरा फॉलो करेगा, क्योंकि देखो ये जस्ट अपोजिट है, ये जस्ट अपोजिट वाले सेंटेंस है और ये तो फॉलो हो ही रहा है, तो ओनली आइदर 1 और 3 एंड 2 फॉलोज, 2 तो फॉलो हो ही रहा है क्योंकि वो एग्जैक्टली यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ, सम मैथ्स आर चेयर, कुछ मैथ्स जो है वो चेयर है यहाँ पे। क्लियर। अब चलते हैं हम लोग के टाइप 1 लॉजिकल रीजनिंग का जो हम थर्ड सब टाइप है एनालॉजीज, उसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द सेम रिलेशनशिप एज मनी एंड वेल्दी। मनी अगर है किसी के पास तो वो वेल्दी है, अगर किसी के पास मनी है तो वो वेल्दी है। रूड और काइंडनेस ये 2 अपोजिट शब्द हैं, तो ये ऐसा नहीं रिलेशन आ रहा। क्रूएल और एंगर ये भी नहीं है, क्योंकि क्रूएल्टी और एंगर अलग अलग चीज होती है। हर गुस्से वाला इंसान जो होता है वो क्रूएल्टी नहीं शो करता, या फिर जो क्रूएल होता है वो क्रूएल से एंगर जन्म नहीं लेता। जैसे मनी होती है तभी उसको वेल्दी कहते हैं, तो ये चीज नहीं फॉलो हो रही है यहाँ पे, जो यहाँ पे रिलेशन हमें मिल रहा है। उस तरीके से वाइज और इलिटरेट ये जस्ट अपोजिट है, तो ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पे आता है प्राइड और एरोगेंट। ठीक है, जब प्राइड होगा तभी उस पर एरोगेंट नेचर आएगा, जैसे मनी होगा तभी उसको वेल्दी कहेंगे, तो प्राइड वाला नेचर को ही एरोगेंट कहते हैं, तो ये वाला हम लोग का सही हो गया। टाइप 1 लॉजिकल रीजनिंग का जो हम लोग का सब टाइप है एनालॉजीज, जो थर्ड सब टाइप है, उसी का क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे। जैसे लिखा हुआ है ये एनालॉजीज में हम लोग वही देखते हैं कि पहले कोई रिलेशन है वैसा ही दूसरा रिलेशन होना चाहिए दूसरे के साथ। तो राइटिंग इज रिलेटेड टू पेन, जैसे पेन से हम राइटिंग करते हैं वैसे ही हम लोग म्यूजिक से सिंगिंग नहीं करते, वैसे ही हम लोग म्यूजिक से सिंगिंग नहीं करते, मतलब वैसा रिलेशन जैसे पेन से हम लोग लिखते हैं, पेन है एक फिजिकल चीज है तो उससे लिख रहे हैं हम लोग। म्यूजिक जब होता है तब हम लोग गाना गाते हैं, बट म्यूजिक का यूज करके गाना उस तरह नहीं होता, म्यूजिक ऐसी कोई फिजिकल चीज नहीं है। ठीक है, उसके बाद जैसे ये निडल है, निडल स्टिचिंग का काम करती है। निडल एक फिजिकल चीज है और उस फिजिकल चीज से हम लोग सीते हैं, ठीक है, सिलते हैं चीजों को। क्लियर। एक्सरसाइज, डांसिंग एक तरीके की एक्सरसाइज है, बट एक्सरसाइज से डांसिंग नहीं करते। क्लियर, तो ये भी नहीं होगा। टूल्स होते हैं कारपेंटर के पास, बट टूल से कारपेंटर नहीं होता। कारपेंटर एक हम लोग का इंसान होता है जो हम लोग का चीजें बनाता है, लकड़ी वगैरह का ये सब बनाता है, तो उसको कारपेंटर कहते हैं। तो कारपेंटर के पास टूल्स होते हैं, ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है, बट वैसे नहीं जैसे कि राइटिंग और पेन रिलेटेड है एक दूसरे से, तो वो सिर्फ आ रहा है इस पे सेकेंड वाले में, स्टिचिंग और निडल का रिलेशन। अब टाइप 1 लॉजिकल रीजनिंग का जो हम लोग का चौथा सब टाइप है कोडिंग डिकोडिंग का, उसको देखते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज गस्ट इज कोडेड एज $7 फिर SNIP इज कोडेड एज दिस एंड GAP इज कोडेड एज दिस, हाउ विल सिंग बी कोडेड इन द सेम कोड। तो देखो इस पे जैसे GUST लिखा हुआ है, GUST का कोड क्या है हम लोग का है $7 अब इसमें और जो हम लोग का दूसरा है ये, हाँ ये जैसे SNIP को अगर हम लोग देखें SNIP तो उसका कोड है हम लोग का 957 और यहाँ पे हैज
तो इस वाले वर्ड में और इस वाले वर्ड में कॉमन कौन है? एस। इन दोनों में कॉमन कौन है? एस। तो इनके कोड में भी जो कॉमन होगा वही एस को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो ये जो 7 है ये दोनों में कॉमन है, तो एस का जो कोड हो गया वो क्या हो गया? 7 हो गया। आगे देखते हैं, ये उसके बाद आता है ये GAPE। ठीक, तो देखो GAPE का कोड है क्या? GAPE का कोड है हम लोग का बीटा $35। और गस्ट में भी क्या आ रहा है यहाँ पे? गस्ट पे ये G आ रहा है यहाँ पे, ये देखो जैसे G आ रहा है। तो G का कोड क्या होगा उसको हम लोग जब देखेंगे गैप वाले के साथ मिला के, तो GAPE और GUST इनमें कॉमन क्या है यहाँ पे? G। तो इनके कोड पे भी कॉमन होना चाहिए। एक कॉमन क्या है? डॉलर वाला। जैसे यहाँ पे G कॉमन है वैसे यहाँ पे क्या कॉमन है? डॉलर साइन। तो G का जो रिप्रेजेंटेशन है, कोड है, वो है क्या? डॉलर। क्लियर। अब हमें क्या बताना है? IN यहाँ पे। तो देखो SNIP में हम लोग का कोड यहाँ पे क्या हो सकता है? IP का, क्योंकि हम लोग को अगर P यहाँ पे पता चल जाए कि P का कोड क्या है तो बहुत आसानी होगी, क्योंकि यहाँ पे P का अगर हमें कोड पता चल गया तो IN वाला कोड तो बच जाएगा हम लोग का। तो P का कोड क्या होगा? P का देखो कोड पता करने के लिए SNIP को हम लोग कंपेयर करेंगे GAPE से। तो SNIP को जब GAPE से हम लोग कंपेयर करेंगे तो GAP में और SNIP में कॉमन क्या है? P। ठीक है, SNIP का ये P और GAP का P। तो इनके कोड में कॉमन क्या है? इनके कोड में कॉमन है हम लोग का 5। ठीक है, तो ये 5। क्लियर। इस वजह से जो P का कोड हो गया वो हो गया हम लोग का 5। तो SNIP में यहाँ पे जो 5 है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? P को। और S का कोड है 7। तो जो ये 5 और 7 है किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? S और P को। तो बाकी बीच में कौन बचा? NI तो ये बचा। NI को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? N और हैशटैग। तो सिंग के लिए क्या क्या चाहिए? S का कोड, IN का कोड और G का कोड। S का कोड क्या हो गया? 7। G का कोड क्या हो गया? डॉलर। और IN का कोड क्या हो गया हम लोग का? क्या बचा यहाँ पे? 9 और हैशटैग। ठीक है, 9 और हैशटैग ये चीज। ठीक है, NI के कोड के लिए। तो यहाँ पे 9 और हैशटैग किस पे आ जाएगा? ये वाले में। बट साथ में हमें 7 और डॉलर चाहिए, तो वो किस पे आ रहा है? ये वाला। तो पहला वाला हम लोग का इसका आंसर हो गया। क्लियर। आगे चलते हैं इसी कोडिंग डिकोडिंग के दूसरे क्वेश्चन में। इसमें देखो जैसे लिखा हुआ टेम्पोरल। टेम्पोरल को हम लोग को लिख रहे हैं इन अ सर्टेन कोड। टेम्पोरल इज रिटन एज ओल्ड SMBPSP। ठीक है, तो उसी तरीके से कंसीडर कैसे लिखा जाएगा? तो इसके लिए हम लोग इसकी फॉरवर्ड रैंक लिखते हैं। तो इसको देखो फॉरवर्ड रैंक अगर लिखें तो T यहाँ पे 20 हो जाएगा, E5 हो गया, M13 हो गया, P16 हो गया, O15 हो गया, L12 हो गया, D4 हो गया और S19 हो गया। तो देखो 20 और यहाँ पे S, यहाँ पे -1 हो रही रैंक। 5 ये 4 जा रहा है, 13 यहाँ पे 12 हो रहा है, -1 होके 16, -1 होके 15 हो रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग, और बाकी जो इधर टेम्प है इधर और ये इधर ओरल बचा हुआ है, तो ये 15, ये 18, ये 1 और ये 12। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं? आधे पार्ट में टेम्पोरल के आधे पार्ट में -1 हो रहा है और इस पे आधे पार्ट में +1 हो रहा है। तो L पे +1 करेंगे तो यहाँ पे 12 की यहाँ पे 13 मिल रही है, ये 2 है, यहाँ पे 19 और ये 16 है। तो देखो यहाँ 15 से +1 होने में ही 16 मिलेगा। इसी तरीके से हम लोग कंसीडर को 2 हिस्सों में ब्रेक कर लेंगे, एक CONS और IDER। तो CONS को जब हम लोग करेंगे इस कोड के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे जो इनकी रैंक है 3, ये 15, यहाँ 13 और ये 19, इनको यहाँ पे -1 करेंगे तो ये मिल गया 18, ये मिल गया 13, ये 14 और ये 2। ठीक है, 13 - 2। इसी तरीके से यहाँ पे ये हो जाएगा 9, 4, 5, 18, 19 आ जाएगा यहाँ पे +1 करने पे। फिर यहाँ पे ये हम लोग का 6 हो गया, ये 5 हो गया और ये 10 हो गया। तो ये जो बनेगा कोड वो बन जाएगा हम लोग का RMNBSFEJ। ठीक है, फर्स्ट वाला जो इसका आंसर है वो सही हो गया। अब टाइप 1 लॉजिकल रीजनिंग का जो 5th सब टाइप था ब्लड रिलेशन का, उसको देखते हैं। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ पॉइंटिंग टू अ बॉय, पॉइंटिंग टू अ बॉय, कोई एक लड़का है, उस लड़के को हम नहीं, पॉइंटिंग टू अ बॉय, मीना सेड ही इज द ओनली ग्रैंडसन ऑफ माई ग्रैंडफादर। जो ये लड़का है वो मीना के
ग्रैंडफादर जो थे, ग्रैंडफादर मीना के ग्रैंडफादर का ग्रैंडसन है, इज द ओनली, अकेला ग्रैंडसन है, ठीक है, मीना के ग्रैंडफादर का अकेला ग्रैंडसन है। हाउ इज द बॉय रिलेटेड टू मीना? अब देखो, जो मीना है उसके भी ग्रैंडफादर है और ये जो बॉय है उसके भी ग्रैंडफादर है, तो मीना और जो ये लड़का है वो कैसा हो गया? इनके बीच में रिलेशन क्या है? भाई बहन का रिलेशन है, बट ये जो लड़का है वो मीना का क्या लगा? ब्रदर लगा, तो आंसर हो जाएगा ये। क्लियर? ये ओनली शब्द लगा हुआ है ना, तो इसके अलावा कोई और हो ही नहीं सकता यहाँ पे कोई और। ठीक, आगे ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन 2। पी इज द सन ऑफ क्यू। पी जो है वो क्यू का लड़का है, जो पी है वो क्यू का लड़का है, ठीक है, तो पी लड़का है। क्लियर? क्यू इज द मदर ऑफ आर। जो क्यू है वो आर की मदर है, जो क्यू है वो आर की मदर है, ये मदर है, तो इनका भी जो जेंडर है वो डिफाइन हो गया। यहाँ पे ये जो क्यू है वो लेडी है, ठीक, लेडी के लिए मैंने सर्कल बना दिया, लड़के के लिए यहाँ पे स्क्वायर बनाया था। फिर आर इज द वाइफ ऑफ टी। जो आर है वो टी की वाइफ है, आर जो है वो टी की वाइफ है, तो आर है वो भी क्या है? लड़की है, और ये टी जो है वो यहाँ पे लड़का है। टी इज द फादर ऑफ वी। जो टी है वो वी का फादर है, वी का फादर है। वी इज द ब्रदर ऑफ डब्ल्यू। जो वी है वो ब्रदर है किसका? डब्ल्यू का। डब्ल्यू लड़की है, लड़की पता नहीं, लड़का है पता नहीं। वाई इज द मदर ऑफ टी। जो वाई है वो टी की मदर है, जो वाई है वो टी की मदर है, ठीक है। हाउ इज टी रिलेटेड टू पी। जो टी है वो पी से कैसे रिलेटेड है? तो देखो यहाँ पर ये और ये जो पी और आर है वो दोनों तो भाई बहन हो गए, जो पी और आर है वो भाई बहन हो गए, और ये जो टी है वो इस जो पी है पी की बहन का पति है, तो पी इसका ब्रदर इन लॉ हो गया। क्या हो गया? जो टी है वो पी का ब्रदर इन लॉ हो गया, ठीक है, ये चीज। आगे टाइप 2 मैथमेटिकल एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग का जो पहला सब टाइप है नंबर सीरीज, उसका ये पहला प्रॉब्लम है। तो इस पे क्वेश्चन में दिया है विच नंबर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज 98, 95, 86, 82, 66, 36। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस 3 है, फिर इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 9 है। यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि इनके बीच का कितना डिफरेंस है, वो डिफरेंस है यहाँ पे हम लोग का 4, और यहाँ पे जो डिफरेंस है वो है 16 का डिफरेंस। तो यहाँ पे क्या होगा और यहाँ पे क्या आएगा? तो देखो जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि ये 3 आ रहा है, फिर 9 आ रहा है, मतलब पहले 3 का लिया, फिर 3 स्क्वायर का लिया, फिर 4 आया, फिर 4 स्क्वायर को यहाँ पे माइनस किया। इसी तरीके से यहाँ पे आना चाहिए 5, तो जब 66 में 5 माइनस करेंगे तो आएगा 61, और 61 में हम लोग को 5 स्क्वायर यानी 25 माइनस करके देखना होगा, तो 25 जब इस पे माइनस करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 36। तो यहाँ का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 61। क्लियर? अब टाइप 2 मैथमेटिकल एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग का जो हम लोग का नंबर सीरीज एंड सीक्वेंस का है, उसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। उसमें भी ऐसा ही है कि 7, 11, 19, 31, तो यहाँ पे क्या आएगा? फिर इधर 67। तो देखो 7 और 11 इनके बीच में तो रिलेशन ये है कि 7, 4, 11, उसके बाद यहाँ पे +8 हो रहा है ये, फिर यहाँ पे हम लोग का रिलेशन मिल रहा है 12 का हम लोग का यहाँ पे, ठीक है, ये चीज। तो अब ये कैसे बढ़ रहा है वो देखते हैं। देखो जैसे ये 4 था, फिर 8 हुआ, फिर यहाँ 12, तो हो सकता है यहाँ पे 16 ऐड करना पड़े। तो जब इस पे 16 ऐड करेंगे 31 पे, तो ये हो जाएगा हम लोग का 47, ठीक है। और 47 पे फिर हमें कितना ऐड करना पड़ेगा? 47 पे ऐड करना पड़ेगा, आगे वाला भी चेक करना पड़ता है हम लोग को। तो आगे यहाँ पे कितना आएगा? 16 के बाद यहाँ पे 20, तो इस पे जब 20 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 67। तो देखो ये 47 इसका आंसर सही है, क्योंकि हमें 67 यहाँ पे मिल रहा है। तो पूरी सीरीज को हमें चेक करना पड़ता है। टाइप 2 मैथमेटिकल एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग का जो सब टाइप है दूसरा वाला मैथमेटिकल ऑपरेशंस, उसका क्वेश्चन नंबर 1। इसमें देखो दिया हुआ है विच 2 साइंस शुड बी इंटरचेंज्ड इन द फॉलोइंग क्वेश्चन टू मेक इट करेक्ट। इसमें हम लोग को साइन चेंज करने हैं ताकि ये जो पूरी क्वेश्चन है वो सही हो जाए। क्लियर है?
तो यहाँ पे अगर हम लोग इस पूरी क्वेश्चन को देखें तो ये इसको सॉल्व करते हैं पहले। तो 9 डिवाइडेड बाई 3, यहाँ पे 9 डिवाइडेड बाई 3 है, ये आ रहा है यहाँ पे 3, फिर उस पर 12 इंटू 3 हो जाता है, फिर ये -8 और ये 12, तो 12 3 36 और 36 यहाँ पे -8 यहाँ पे और ये 12, 36 + 12 करेंगे तो 48, 48 -8 तो आ रहा है 40। मतलब कि ये जो चीज़ है वो गलत आ रही है, ये 9 के बराबर आना चाहिए। तो इसके लिए अगर हम लोग जो ये प्लस और डिवाइड है, देखो यहाँ पे इससे भी लगा लेते हैं। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ, प्लस और डिवाइड, इसको पहले चेक करके देखते हैं कि इनको रिप्लेस करके देखते हैं। तो 12 - 8 और प्लस की जगह पे लगाना है डिवाइड, और फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई वैसे ही रहेगा, और 9 और यहाँ पे डिवाइड की जगह पे आ जाएगा प्लस, इनको हमें चेंज ही तो करना था, और यहाँ पे आ जाएगा 9। तो सबसे पहले डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 12 माइनस यहाँ पे ये आ गया 4 से कट करेंगे तो 2/3, फिर यहाँ पे इंटू ये 9 है और +3, तो ये 9 का जब मल्टीप्लाई हो गया तो 3 3 ये 9 कट हो जाएगा, और ये हो गया यहाँ पे 12 - 3 2 6 मल्टीप्लाई अब होगा ना प्रॉपर ये, तो ये हो गया 6 और ये +3। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा यहाँ पे 12 + 3 15 और उस पर -6 करेंगे तो आ जाएगा 9, और ये किसके बराबर निकल के आ गया, ये वाले इस 9 के बराबर। ठीक है, ये लोगों ने LHS से चालू किया था और ये RHS के बराबर आ गया। तो इसको चेंज करने पे जो पूरी क्वेश्चन हम लोग की सेटिस्फाई हो गई। इसी का हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं, इसी तरह का जो टाइप है हम लोग का उसका क्वेश्चन नंबर 2। तो इस पे सबसे पहले अगर हम लोग देखें, ये इक्वेशन दी हुई है, इस पे फिर से वैसा ही है कि विच 2 साइंस शुड बी इंटरचेंज इन द फॉलोइंग इक्वेशन टू मेक इट करेक्ट। कौन से 2 साइन को अगर इंटरचेंज करें तो ये पूरी इक्वेशन सही हो जाएगी। तो अगर इसमें से हम लोग फिर से ये प्लस और डिवाइड वाला चेंज करके देखें तो 18 यहाँ पे डिवाइड आ गया, 6 -6 और यहाँ पे आ जाएगा प्लस ये 3 × 3 = 6। ठीक, तो 18 डिवाइडेड बाई जब 6 करेंगे तो आ जाएगा ये 3, यहाँ पे -6 यहाँ पे प्लस, अब 3 × 3 होगा तो ये हो जाएगा 9 बॉड मास के अकॉर्डिंग। ठीक है, बॉड मास के अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ पे हो गया 3 × 9 = यहाँ पे कितना आएगा वो हमें बताना है, सॉल्व करना है। तो 3 + 9 कितना हो गया 12, उसमें -6 करेंगे तो आ गया 6। तो ये हम लोग का जो LHS था वो RHS के बराबर निकल के आ रहा है यहाँ पे, =6 = RHS। ठीक है, तो ये जो हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व हुआ, ये क्वेश्चन तब सॉल्व हुआ जब हम लोग ने यहाँ पे चीजें इंटरचेंज कर दी। क्लियर? तो हम लोग ने आज जो पढ़ा है वो पढ़ा है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एनालिसिस के जो 4 टाइप के प्रॉब्लम फॉर्म होते हैं, उसके 2 टाइप के हम लोग ने जो सब टाइप है उनसे रिलेटेड 2 क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। अब इसके जो अगला पार्ट होगा उस पर हम लोग और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे जो कि टाइप 3 और टाइप 4 से रिलेटेड होंगी। थैंक यू।